हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10वीं का 2 चैप्टर यानी आम्ल, क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? केमिस्ट्री में आएगा। हम इसमें रिएक्शन वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? आम्ल, क्षारक एवं लवण। आम्ल, क्षारक एवं लवण। आम्ल, क्षारक एवं लवण इस चैप्टर का नाम है। यानी हम कह सकते हैं कि ये खट्टा मीठा चैप्टर है। क्या है? खट्टा मीठा चैप्टर है। इसको अच्छे से समझ, मतलब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? एक एक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में जो कुछ भी रहेगा इस लेक्चर में तो हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे लाएंगे। और आज मैं बहुत ही दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। किसी कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज संडे है, ठीक है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। और घर से बहुत दूर आकर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोले तो एसिड, और इसको बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर का नाम है यही, यानी खट्टा, कड़वा एंड नमकीन। ये चैप्टर है हम लोग। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे। अच्छा, नोट कर लो, एक क्लास बुक्स में कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंजेस भी हो सकता है। जैसे बहुत सारा बुक्स में इधर उधर होता है चैप्टरों का। तो चैप्टर 2 एनसीईआरटी का चैप्टर 2, ठीक है, चैप्टर 2 है। नोट कर लो। चैप्टर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए हम पहला चीज़ देखेंगे कि आम्ल क्या होता है। आम्ल क्या होता है, यानी बोले तो एसिड क्या होता है। देखो भाई, दुनिया का वो पदार्थ जिसका स्वाद, यानी जिसको चखने पर वो खट्टा महसूस हो, उसी को क्या कहेंगे? हम आम्ल कहेंगे। ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो, उससे आम्ल कहते हैं। नहीं समझे? मतलब ऐसा पदार्थ, पदार्थ छोड़ दिया, चलो, ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो। मतलब मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई विकार है और इस विकार में पानी घुला हुआ है, पानी है। अब पानी में हम क्या डालेंगे? आम्ल को डालेंगे। अभी हमको पता नहीं कि ये आम्ल है कि नहीं। जैसे ही हम मान लो कि ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इसमें मान लो कि आम्ल का बूंदा बूंदा गिर रहा है। अभी हमको पता नहीं कि ये आम्ल है। जैसे ये पानी में मिक्स हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन आयन दिया। क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया। इससे पता चलता है कि ये जो पदार्थ हम डाले इस पानी में, ये पदार्थ क्या है? आम्ल है, यानी बोले तो खट्टा है। एंड किसी भी चीज़ को खट्टा एंड कड़वा एंड सल्टी हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे खास करके आम्ल और क्षारक का पता हम कैसे लगा सकते हैं? इसके लिए हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे? पीएच, पुसंज, यानी एक जर्मन भाषा से लिया गया है जिसका नाम है पुसंज। एंड जर्मनी का ये शब्द है। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे एक स्केल रहेगा, बीच में 7 एंड यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 14 में ख़त्म हो जाएगा। ये जो 0 से 7 के बीच आपको जो दिख रहा है, ये अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। और ये 7 से लेके ये तक जो आपको दिख रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ये सब क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो वो फिर हम देखेंगे आगे। पहले इसको समझो कि आम्ल क्या होता है। जैसे कच्चा आम, ये भी क्या है? इसमें आम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आम्ल पाए जाते हैं। NaCl, ये सब क्या है? आम्ल है। H2SO4, ये आम्ल है। ये जल में घुलेगा तो क्या देगा पता है? जल में घुलने पर ये हाइड्रोजन आयन देता है। यानी जैसे ये जल में घुलता है तो ऐसे हो जाता है कुछ,
ऐसे हो जाता है। ये दिख रहा जो हाइड्रोजन आयन, इसके ऊपर ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ना, ये चार्ज जो है यही आयन है। क्या है? यही चार्ज, यही क्या है? आयन से क्या है? आयन है, हाइड्रोजन आयन। क्लोरीन के ऊपर है इसलिए क्लोरीन आयन। समझे बातों को? तो ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो और जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इतना समझ में आ लो। चलो नोट करते जाओ। चलो मिटा दे। चलो एसिड खत्म हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि क्षारक। क्षारक यानी बेस क्या होता है? देखिए क्षारक जस्ट उसी का ही एक फॉर्म मानो, मतलब थोड़ा सा इसमें अलग होगा। जैसे वो हाइड्रोजन आयन देता था, क्या? अब ये देगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। कुछ इस तरह से देखो, ऐसा पदार्थ जो जल में, अच्छा 1 मिनट, मेरा लाइट पूरा है। चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बस। ओके चलो, ऐसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है? क्षारक है। NaHCO3, ये सब क्या है? क्षारक है। क्या है? सब ये सब क्षारक है। ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा क्या होता है फिर आने वाला लेक्चर में देखेंगे, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। ये जो आपको हाइड्रो ऑक्साइड दिख रहा है, जैसे मान लो इसी को हम ले लिए और पानी में घोल दिए। क्या कर दिए? घोल दिए। तो जैसे ही हम पानी में घोले तो इसमें ये क्या होगा? टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। NS प्लस और OH माइनस में चला जाएगा। किसमें? Na प्लस OH माइनस में चला जाएगा। यही क्या है? इसी को कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये जल में घुलने के बाद ही ऐसा होता है। जैसे HCl की बात हम किए पहले वाला, मतलब अम्ल जब हम पढ़ाए अभी, अम्ल जैसे अम्ल मतलब जल में घुलता है, ऐसे घुलता है तो किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में टूट जाता है। समझ में आ गया तो हम मिटा दें। चलो अब जब इतना हम समझा दिया आप लोगों को, तो एक चीज़ हम पढ़ेंगे, लवण। क्या? लवण। कि लवण क्या चीज़ है? हाँ भाई, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वही लवण, उसी को देखेंगे कि ये है क्या चीज़, आखिर बनता कैसे, इसका फॉर्मेशन होता कैसे। देखो सिंपल सी बात है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है, ये अभिकारक है। एक या एक से अधिक अभिकारक मिलके एक नए चीज का निर्माण कर देता है, इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट यानी लवण क्या होता है, इसी का डिफिनेशन हम देने के लिए लिखे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है, परस्पर अभिक्रिया करता है, म्यूचुअली आपस में जब रिएक्शन करता है, तब क्या बनता है? लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसका रियल एग्जांपल यानी सूत्र के माध्यम से समझो बातों को। कोई सा भी एक अम्ल ले लो, जैसे सबसे फेमस जिसका अम्लता बहुत ही ज़्यादा है, अधिक है, NCERT में तुम लोग जितना भी अम्ल पढ़ोगे उनमें से अम्लों का राजा कहा जाता है उसको, HCl। क्या? किंग ऑफ एसिड कहा जाता है उसको। जब HCl क्षारक के साथ, यानी क्षारक कोई सा भी क्षारक, जैसे NaOH क्या है? ये क्षारक है। चलो क्षारक ले लिए NaOH, अब रिएक्शन करेगा। देखो अच्छा, तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी यौगिक बनता है वो आयनों के मेल से बनता है, मतलब प्लस माइनस आपस में चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और चिपकने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये जो हाइड्रोजन है, ये अभी प्लस लेके है, इसका चार्ज जो है वो प्लस है, इसको आयन कहते हैं। इसका जो है माइनस और इसका जो प्लस है इसका माइनस है। यानी साफ साफ
समझ जाओ कि जहाँ मेटल है वहाँ पर प्लस लगा दो, और जहाँ नॉन मेटल है वहाँ पर माइनस लगा दो। इसको अच्छे से हम समझेंगे, इसी 10वीं क्लास में हम अच्छे से इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसको आयनिक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक सूत्र कहते हैं। अभी उतना फिलहाल जाएंगे नहीं। आप बताओ ये कौन किसके साथ जाएगा? ऐसा ही होता है कि जब ऐसे प्लस माइनस में टूट जाता है तो प्लस माइनस के साथ भागना चाहेगा। सिंपल से समझो, लड़का का शादी होता है या लड़का लड़की का शादी होता है? लड़का लड़की का शादी होता है, लड़का लड़की की शादी होता है, ना कि लड़का लड़का का। नहीं, इसी तरह यहाँ पर माइनस माइनस कैसे भागेगा? माइनस माइनस आपस में नहीं भाग सकता है। यहाँ पर माइनस प्लस को खोज रहा है, प्लस माइनस को खोज रहा है। जैसे देखो, ये प्लस माइनस को खोज रहा है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? एक और एक, 2 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? और बचा क्या? ऑक्सीजन। लगा दो, यानी बन गया क्या? H2O। क्या बन गया? H2O प्लस एक चीज का निर्माण हो गया। अब क्लोरीन ढूंढ रहा है कि मेरे लिए कोई माइनस आ जाए, तो देखो इसके लिए एक माइनस पहले से ही बैठा हुआ। देखो NaCl बन गया, NaCl बन गया। तो यही तो लवण, यही तो जल है और यही तो लवण है। इसको अच्छे से सीधा करके लिख लो, NaCl प्लस H2O, लवण तथा जल निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लवण का निर्माण 2 चीज़ों के मिलने से होता है, एक क्षारक दूसरा अम्ल, या एक अम्ल दूसरा क्षारक के आपस में अभिक्रिया करने पर निर्माण होता है। और यहाँ जो लवण का निर्माण होता है वो लवण क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन है, न्यूट्रलाइज है। क्या है? न्यूट्रलाइज है। और इसीलिए हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण क्या होता है। उदासीनीकरण क्या है, यानी न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ऐसा क्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। यानी इस लवण का हम pH मान देखेंगे तो यहाँ पर 7 होगा। कितना होगा? 7। चलो, इस 7 को समझने के लिए आपको इस स्केल की ज़रूरत होगा, इसलिए हम अगला जो टॉपिक लाएंगे अभी वो pH स्केल रहेगा। चलो, उदासीनीकरण समझ में आया? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देता है, उसी को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलो, समझ गए तो मिटा दे। चलो मिटा दे। अब बहुत कुछ समझने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए pH स्केल। क्या? pH स्केल, पोसेंज, पोटेंज। यानी ये जर्मन से लिया गया शब्द है। कहाँ से? जर्मन से लिया गया शब्द है पोसेंज, पोटेंज। एंड इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है शक्ति। इसको समझने के लिए आपको ऐसे कुछ बनाना होगा। ऐसे देखो, pH स्केल कुछ इस तरह का ही होता है। बीच में 7 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 14 होगा। कितना होगा? इसी स्केल को हम देखेंगे, देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ क्षारीय है या ये पदार्थ अम्लीय है, या सबसे अम्ल कौन सा है या सबसे दुर्बल कौन सा है। चलो, यहाँ पर 1 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ये जो बीच में है आपको, इसी को कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं? उदासीन, न्यूट्रल। ये किसी का पक्ष नहीं रखता, ना कि ये अम्ल है ना ही ये क्षारक है, ये बीच का कड़ी है। क्या है? बीच का कड़ी है। आप समझो कि इस साइड, यानी ये जो आपको दिख रहा है pH स्केल, आपके दाहिना तरफ रहेगा, जो उसको कहेंगे क्षारीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? पदार्थ का 2 प्रकृति मुख्य रूप से होता है। एक होता है पदार्थ का प्रकृति कितना होता है? 2 होता है। इस किताब में पढ़ेंगे 2। एक होता है क्षारीय, क्षारकीय,
क्षारकीय या क्षारीय कुछ भी कहो, और दूसरा अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। क्षारकीय या क्षारीय या अम्लीय। चलो यहाँ दो प्राकृति ये क्षारीय प्राकृति और ये होगा जो ये होगा अम्लीय प्राकृति। किस प्राकृति का होगा? किस नेचर का होगा? ये अम्लीय का होगा। मतलब अगर किसी चीज को रख दिए, मान लीजिए कि कोई सा चीज है मेरे पास, कोई विलायन है, और विलायन को इस स्केल में डाल दिए, समझो बातों को, मान लो कि हम इसमें डाल दिए, अगर ये कांटा जो अगर एक और कांटा रहेगा, ये कांटा अगर इसको पार कर दिया, यानी 7th को पार करके ये सब में चला गया, इसका मतलब विलायन जो है वो क्षारकीय विलायन है। क्या है? क्षारकीय विलायन है। लेकिन अगर यही कांटा अगर 7 को पार करते हुए इस तरफ आ जाए, किस तरफ? 6, 5, 4, 3, 2, 1 के तरफ आ जाए, तो इसका मतलब कि ये विलायन जो है वो अम्लीय विलायन है। क्या है? अम्लीय विलायन है। चलो, मतलब जैसे यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, यानी 0 से जैसे ही 7th यानी 6 को क्रॉस करते हुए जाएगा, अम्लता घटता जाएगा। क्या होगा? अम्लता घट जाएगा। और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, अम्लता के जगह अब क्षारीय बढ़ता जाएगा, क्षारीय बढ़ता जाएगा। और जैसे ही यहां से इधर आएगा, अम्लता क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मान लो कि ए का pH मान 1 है और B का pH मान 6 है। बताओ इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अम्लता कौन रखता है? तो आप लोग कह सकते हैं, आप लोग जरूर कहोगे कि यही होगा सर, क्योंकि इसका pH मान 1 है। क्या है? pH मान 1 है। अगर क्वेश्चन इसी की जगह अगर थोड़ा घुमाकर पूछ देता, बताइए A का pH मान 11 है और B का pH मान 8 है, तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है? सबसे ज़्यादा इन दोनों में से तो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा वो 11 ही होगा। कौन होगा? 11 होगा। 11 के बाद 12, 12, 13, 14। pH स्केल आप लोगों को समझ में आया? आगे चलो कि परबल आम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, बताओ क्या बनेगा? परबल आम्ल और दुर्बल क्षारक मिलके क्या बनाएगा? अच्छा, परबल का मतलब होता है शक्तिशाली, स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड दुर्बल का मतलब होता है लोएस्ट, यानी दुर्बल, कमजोर, बेस। तो आप इन दोनों को किस तरह देखेंगे? देखिए हम किस तरह देखेंगे। हम सबको पता है जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वही हुकूमत करता है। क्या करता है? वही हुकूमत करता है। बोले तो यहाँ पर परबल आम्ल शक्तिशाली है, ये बेचारा दुबला पतला सा है, मतलब कमज़ोर है, तो इसको मार गिराएगा। मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा पता है? परबल आम्ल प्लस जल, परबल लवण प्लस जल बनेगा। इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया कि लवण कैसे बनता है। आम्ल और क्षारक के रिएक्शन से ही तो लवण का निर्माण होता है। लेकिन हम आम्ल और क्षारक को पोजीशन दे दिए, पहला को दे दिए परबल, दूसरा को दे दिए दुर्बल। तो बताओ कौन सा लवण बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा या क्षारकीय लवण बनेगा? तो यहाँ पर क्षारकीय लवण नहीं बनता, अम्लीय बनता है। मतलब यहाँ पर परबल आम्ल बन जाता है, लवण बन जाता है। परबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर परबल है, जो शक्तिशाली है वही राज करेगा यहाँ पर। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दुर्बल आम्ल प्लस परबल क्षारक आपस में रिएक्शन करता है, आपस में अभिक्रिया करता है, तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो परबल लवण मिलेगा प्लस जल मिलेगा। या तुम इसको अच्छे से लिखना चाहते हो मेंशन करके, तो परबल
अम्लीय लवण, क्योंकि ये आम्ल है कि नहीं है, मतलब क्षारक को दबा दिया कौन, आम्ल ने, इसलिए परबल अम्लीय लवण। ठीक है। दूसरा, अब यहां पर दुर्बल आम्ल है और परबल क्षारक है, तो हम कह सकते हैं कि परबल क्षारकीय लवण। नमक का अलग अलग रूप होता है कि नहीं होता, जैसे धोने का बेकिंग सोडा, वो भी एक प्रकार का नमक है कि नहीं है, बेकिंग सोडा, तो उसका प्रकृति क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो अभी आप लोगों को बताया गया, NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही तो है उसका फॉर्मूला। तो ये जो इसका जो प्रकृति है वो क्या है, क्षारकीय है, क्या है, क्षारकीय है। लेकिन इसी के जगह, चलो और क्या दे इसी के जगह, इतना समझ में आ लो। तो आज हम चैप्टर का जो पहला जो लाइन था वो हम कंप्लीट कर दिए कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक के रिएक्शन से क्या बनता है, अम्ल और क्षारक के रिएक्शन से लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही टाइम हो गया, फिर घर जाना है। देखिए घर में लाइव आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फैमिली होता है, फैमिली में लाइव आना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम दूर आगे, यहाँ तो लाइव नहीं आ सकते क्योंकि करंट होता नहीं है। यहाँ इमरजेंसी लाइट लगा के रखे, अभी लाइन भी है, लेकिन जैसे ही लाइव आएंगे वो लाइन भी चला जाएगा, लाइट भी चला जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे अभी ऐसे ही। चलो फिर इस चैप्टर का हम दूसरा लेक्चर लाएंगे। अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, ये तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन था, कुछ है ही नहीं है चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आप लोग बढ़िया रहिए और अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके अपने जीवन को समाप्त कर दीजिए।